अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम डॉक्टर संजय कुमार है। मैं एक इंटरवेंशनल रेडियोलॉजिस्ट हूँ। ये पॉडकास्ट है बहुत ही कॉमन बीमारी हमारे यहाँ जो है कमर का दर्द। कमर का दर्द ज़्यादातर हमारे यहाँ जो पॉपुलेशन है उसमें डिस्क की जो है वो बाहर निकल जाने की वजह से, जिसको हम डिस्क हर्निएशन कहते हैं, उसकी वजह से होता है। और साथ उसकी वजह से उम्र के हिसाब से जो डीजेनरेटिव चेंजेस, बुढ़ापे की जो चेंजेस आती हैं, उसके साथ एसोसिएटेड होता है। आज हमारे साथ मुल्क के मायनाज इंटरवेंशनल रेडियोलॉजिस्ट डॉक्टर मोहम्मद यूसुफ मेमन है। डॉक्टर यूसुफ मेमन पाकिस्तान के बहुत सारे सेंटर्स में अपनी खिदमत सर अंजाम दे रहे हैं और पिछले 20-25 साल से इंटरवेंशन रेडियोलॉजी के फील्ड से वाबस्ता हैं और बहुत वास्ट एक्सपीरियंस है सर का। आज हम उनसे पूछेंगे कि डिस्क हर्निएशन के बारे में उनका क्या एक्सपीरियंस है, उसकी ट्रीटमेंट के बारे में, और इंटरवेंशन रेडियोलॉजी क्या लेटेस्ट जो है वो ट्रीटमेंट हमें जो है वो प्रोवाइड करती है, जिससे कि जो हमारे मरीज़ हैं जो बहुत सारी कॉम्प्लिकेटेड किस्म की सर्जरीज में पड़ जाते हैं और फिर सर्जरीज के बाद उनमें और ज़्यादा जो है वो डिफरेंट कॉम्प्लिकेशन डेवलप होती हैं। तो आज हम पूछेंगे डॉक्टर साहब के पास जो लेटेस्ट ट्रीटमेंट है ओजोन थेरेपी, उसके बारे में हम थोड़ी सी मालूमात लेंगे। जी सर। अस्सलाम वालेकुम। संजय, बहुत शुक्रिया आपका। आप ने पॉडकास्ट मेरी इंटरव्यू लिया। ये जो ट्रीटमेंट है लोगों को पता नहीं है और ये बहुत ही ज़बरदस्त मैजिकल ट्रीटमेंट है। और ये सर्जरी होती थी, डिस्क की बड़ी बड़ी सर्जरियां होती थी। पेशेंट सर्जरी के बाद कई महीनों तक कॉम्प्लिकेशंस में पड़े रहते थे, सारे नहीं कुछ, और फिर वो कॉम्प्लिकेशन से रिकवर भी कुछ कर पाते थे, कुछ नहीं कर पाते थे। और 30 to 35% सक्सेस रेट है जो स्पाइन की सर्जरी का रेट है। तो ये यूरोप के अंदर तो बहुत आम है। पिछले कोई 20-30 साल से वहाँ ये ट्रीटमेंट हो रहा है। तो मैंने भी इसकी ट्रेनिंग की पहले, और फिर उसके बाद मैंने उसका जनरेटर स्पेन से मंगवाया। तो वो क्या करता है कि ऑक्सीजन सिलेंडर से वो कनेक्टेड होता है, ऑक्सीजन से वो एक गैस बनाता है जिसको कहते हैं ओजोन। ओजोन क्या होता है? ओजोन अपर एटमॉस्फेयर में, अगर आप को नॉलेज हो तो वहां पर एक ओजोन की लेयर है दुनिया के अराउंड, इस ग्लोब के अराउंड, जो कि सूरज की शुआएं जब जमीन पर पहुंचती है तो ओजोन के थ्रू फिल्टर होकर पहुंचती हैं। वो अगर ओजोन के बगैर पहुंच जाए ना दुनिया में तो हम जिंदा नहीं रह सकते, वो इतनी ज्यादा रेडिएशन होती है उसमें। तो वो ओजोन उसको फिल्टर कर देता है, हार्मफुल जितनी भी रेज होती हैं उसको एब्जॉर्ब कर लेता है रिएक्ट करके ओजोन के थ्रू। तो ये ओजोन थेरेपी के लिए ये है कि हम ओजोन अपनी सिरिंज में भरते हैं, नीडल बारीक सी है, डिस्क के अंदर डालते हैं प्रोन पोजीशन में, और डिस्क में डालकर उसमें ओजोन गैस इंजेक्ट कर देते हैं। और उसके साथ पैरागैंग्लियन जो होते हैं उधर भी ओजोन गैस डाल देते हैं। ओजोन का ये होता है कि 3 ऑक्सीजन उसके अंदर एटम होते हैं, और ऑक्सीजन के जो ऑक्सीजन नॉर्मल होती है इसके अंदर 2 एटम होते हैं। तो जो तीसरा एटम है ना जो ओजोन का, वो फौरन अंदर जाते ही रिलीज हो जाता है, और वो वेरी पावरफुल ऑक्सीडेटर है। मतलब वो किसी भी चीज से रिएक्ट करता है ना, उसकी उसकी जो हार्मफुल इफेक्ट्स होते हैं ना, जिसके जो कि वायरस हैं या बैक्टीरियाज हैं या इन्फ्लेमेशन हो रही होती है, तो वो फौरन उनके अगेंस्ट रिएक्ट करता है और उनको जो डिस्ट्रॉय कर देता है। प्लस जो डिस्क होती है उसके अंदर क्योंकि पानी होता है, हमें पता है, तो उस पानी को खुश्क करता है। वो पानी को खुश्क करता है डिस्क को, तो डिस्क खुद ब खुद जो पीछे जाकर नर्व को या थीका को या हराम मगज को दबा रही होती है, वो खिंच के अपनी जगह पे वापस आ जाती है, न्यूक्लियस पल्पोसस जिसे कहता है। तो ये एक सेशन में कभी कभी पेशेंट 80% तक फायदा हो जाता है। किसी किसी मरीज में ये अगर 20-30% पर फायदा है तो हम फिर 2-3-4 सेशन इसके रिपीट करते हैं, और वो इन सेशंस में नॉर्मल हो जाता है पेशेंट, ऑलमोस्ट 80% तक रिकवर कर जाता है। तो ये एक सर्जरी का नेमुल बदल है सीधा सीधा। सर्जरी में पड़ने से बेहतर है कि बंदा ये एक ट्राई कर ले, और अगर सर्जरी तो करानी ही है उन्होंने, जब भी करा ले। लेकिन सर्जरी के बगैर अगर पेशेंट का ट्रीटमेंट हो जाता है तो नथिंग इज बेटर देन दिस। डॉक्टर साहब, क्योंकि हमारे यहाँ कॉमन ट्रेंड है कि लोग ज़्यादातर सर्जरी ही कराते हैं और ज़्यादातर डॉक्टर्स भी यही रिकमेंड करते हैं कि सर्जरी कराएं, और क्योंकि ओजोन ट्रीटमेंट इतनी जो है वो कॉमन नहीं है हमारे यहाँ, तो जो मरीज़ हैं
वो जब आता है तो उसको हम कैसे बता सकते हैं कि ओजोन ट्रीटमेंट जो है वो उससे सर्जरी से इस वक्त उसके लिए बेहतर है? कौन सी ऐसी स्टेज होती है कि जिस पे हम कहें कि यार आप इस पे ओजोन ट्रीटमेंट करवा लें तो ये सर्जरी से आपके लिए बेहतर है? बहुत शुक्रिया संजय। वो हम एमआरआई कराते हैं। एमआरआई में हम डिस्क का लेवल देखते हैं कि वो कितना प्रोट्रूड है। एक डिस्क अगर एक्सट्रूड करके मतलब निकल गई है उस अपनी ओरिजिन पोजीशन से ही और स्पाइन में माइग्रेट भी कर गई है तो ओजोन उसका कोई फायदा नहीं करेगा। ठीक है ना। अगर वो अपनी न्यूक्लियस पल्पोसस के एनुलस फाइब्रोसिस के मास के अंदर ही अंदर है, कंप्रेस कर रहा है, उसको तो हम वापस ला सकते हैं। लेकिन एक एक्सट्रूड करके माइग्रेट कर गई है तो उसको हम कुछ नहीं कर सकते। उसमें भी लोग कहते हैं, थ्योरी ये है, वो कहती है कि ओजोन क्योंकि एंटी इन्फ्लामेटरी है, एंटी ऑक्सीडेंट है, फास्ट है, तो उसमें भी फायदा होता है, थ्योरीज कहती हैं। लेकिन मैं समझता हूँ कि इसको आगे केस सिलेक्शन बहुत अच्छा होना चाहिए आपका, कि अच्छे रिजल्ट के लिए पेशेंट आपके पास वापस आए और कहे कोई फायदा नहीं हुआ, तो वो सुनने से बेहतर है कि बंदा केस सिलेक्शन अच्छा करे। लेकिन वो भी सर्जरी से बेहतर है। तो बेहतर है कि बंदा अपना केस सिलेक्शन अच्छा कर ले, एमआरआई करा ले और एमआरआई के ऊपर डिसाइड कर ले कि ये मुझे करना है, ये मुझे नहीं करना है। इसके अलावा एक बहुत कॉमन चीज़ है, हमारे यहाँ लोग कहते हैं कि हमने एक ट्रीटमेंट कराई और उसका कोई फ़ायदा नहीं हुआ। तो ओज़ोन के बारे में बताइएगा कि इसकी जो ट्रीटमेंट कराने के बाद कितने टाइम तक जो है वो पेशेंट के सिम्पटम्स ठीक होते हैं या हमेशा के लिए ठीक हो जाते हैं? तो उसके बारे में ज़रा बताएं। इसमें जो लिटरेचर कहता है 70 to 80% लोगों को इससे फायदा हो जाता है। तो 20-30% जो पेशेंट बाकी के बचते हैं, तो वो अगर ठीक नहीं होते तो खराब भी नहीं होते। ठीक है ना। वो बहुत ज़्यादा जिनकी डिस्क बहुत ज़्यादा ख़राब है, बहुत पूरा का पूरा मांस पीछे गया हुआ है डिस्क का, तो वो अलग बात है। इसके अलावा इसकी जो रिकरेंस या रिलैप्स का जो चांस है वो ज़ीरो है, कि एक बार आपने डिस्क को श्रिंक कर दिया, डिहाइड्रेट कर दिया, उसके बाद वो डिस्क दोबारा नहीं होती उधर। दूसरे लेवल पर हो जाए वो अलग बात है, बट उस लेवल पर अगर आपने रिक्वायर्ड 1 सेशन 2-3 सेशन जितने भी करने आपने कर दिए, पेशेंट विल नेवर कम बैक फॉर दिस डिस्क। उस डिस्क के लिए वो नहीं आएगा, दूसरी डिस्क के लिए आ सकता है। तो ये एक लिटरेचर जो है वो ये कहता है। तो इसके अलावा इस ट्रीटमेंट में आप कितना टाइम लगता है? पेशेंट को क्या एडमिट होना पड़ता है और किस तरह फिर वो फॉलोअप के लिए कितने अरसे के बाद आना पड़ता है? क्या कोई इसके साथ कोई दवाइयाँ भी लेनी पड़ती हैं जैसे कि ऑपरेशन के बाद काफ़ी सारी एंटीबायोटिक्स, पेन किलर, क्या इसमें भी इस तरह कुछ होता है? अच्छा, आपका सवाल है कि ये पेशेंट पहला आपने सर पूछ। एडमिट होना पड़ता हाँ, है, क्या पेशेंट एडमिट चीज़ें लेनी नहीं होना पड़ती पड़ता। पेशेंट को सिर्फ हम डे केयर में या ओपीडी बेस्ड प्रोसीजर है। पेशेंट को हम टेबल पर लेते हैं और प्रोसीजर के बाद वो 1 घंटा हमारे साथ रहता है। 1 घंटे के बाद वो जब चल फिर सकता है तो हम उनको भेज देते हैं। वो 1 घंटे से ज़्यादा स्टे नहीं है उनका। पेशेंट को कोई एनेस्थीसिया भी नहीं दे रहे? पेशेंट को कोई एनेस्थीसिया नहीं है, लोकल उसका दे देते हैं हम एनेस्थीसिया का टीका, ताकि वो नीडल जाए तो उसे वो भी पेन ना हो, वो करते हैं। और दूसरा आपका क्या सवाल था? मैंने कहा कि इसमें कोई और दवाइयाँ भी देनी हाँ, पड़ती हैं साथ, मेडिक। जैसे सर्जरी के बाद पेन किलर हाँ, और बहुत सारी और कुछ चीज़ें? टाइम के लिए पेन किलर हम देते हैं, 2-4-5 दिन के लिए। और अगर कोई ऐसा पेशेंट हो जिसको क्या कोई इन्फेक्शन का अगर कोई चांस हमें नज़र आ रहा हो तो हम एंटीबायोटिक कवर देते हैं, वरना एंटीबायोटिक कवर भी नहीं देते। और पेशेंट डे 1 आवर के स्टे के साथ वो घर चला जाता है अपने। और उसका कोई माइल्ड से पेन किलर हम देते हैं 2-3 दिन के लिए। और उसका 10 दिन के बाद हम फॉलोअप करते हैं, उसके देखते हैं पेन कितना, विजुअल एनालॉग पेन जो स्कोर होता है वो स्कोर करते हैं, कितना इफेक्ट आया है। उसके बाद फिर हम उसका अगला सेशन डिसाइड करते हैं अगर करना हो तो। नहीं तो फिर हम 2 महीने के बाद एमआरआई करते हैं फाइनल, उसकी डिस्क पोजीशन देखने के लिए। हमारे यहाँ लोगों का एक और भी परसेप्शन होता है कि आप डिस्क में जो है वो कोई नीडल ले जा रहे हैं, तो कुछ लोग कहते हैं कि हराम मगज़ है वहाँ पर और फिर उसके जो है ना अराउंड इस तरह की चीज़ें नहीं करनी चाहिए, या इवन बहुत लोग सर्जरी से भी डरते हैं क्योंकि कहते हैं कि अगर एक दफ़ा हराम मगज़ डैमेज हो गया तो आप पूरी ज़िंदगी के लिए पैरालाइज हो जाते हैं। तो इसमें कितने चांसेस हैं कि इस तरह की कोई कॉम्प्लिकेशन कोई हो या नहीं हो सकती?
बहुत अच्छा सवाल है। इसके लिए देखें, हराम मगज के को तो हम छूते भी नहीं, क्योंकि हम वो फ्लोरो या कैथ लैब में केस करते हैं, तो हम लेटरली जाकर पोस्टीरियरली लेटरल जाते हैं, सीधा डिस्क के अंदर हराम मगज सेंटर में पड़ा हुआ होता है। तो अगर हम स्ट्रेट जाएं तो हराम मगज रास्ते में आएगा, अदरवाइज तो वो सीधा डिस्क में हमारी नीडल जाएगी। और इसकी वजह से जो आपने कहा कि कितनी परसेंटेज चांसेस, चांसेस हैं कि पैरालिसिस हो हाँ, जाए। उसका कोई चांस नहीं है, पैरालिसिस का कोई चांस नहीं है। हाँ, पहले से अगर उसको सीवियर स्टेनोसिस है, फिर लिगामेंट फ्लेवम भी हाइपरट्रॉफिड है, डीजनरेटिव फैसेट जॉइंट्स हैं, और कैनाल ही बहुत स्टेनोज्ड है, तो वो तो ऑलरेडी कंप्रोमाइज्ड ही है ना। तो उसको हम करते भी नहीं, और करते हैं तो उनको बता के करते हैं कि भाई इसमें रिकवर हो भी सकता है, और होगा तो कितने परसेंट होगा, नहीं हो सकता है तो फिर आप सर्जरी तो इसकी ड्यू है, वो आप करा लें। हराम मगज के ऊपर इसकी ट्रीटमेंट की वजह से कोई इफेक्ट नहीं है। जी नाज़रीन, आज आपने हमारे पॉडकास्ट में देखा कि एक नई ट्रीटमेंट है कमर के दर्द के लिए, जिसमें आपको ना कोई एनेस्थीसिया दिया जा रहा है, ना कोई ज़्यादा काट पीट की जा रही है। एक सुई के ज़रिए, एक छोटी सी नीडल के ज़रिए आपका इलाज किया जा रहा है, और जिसको हम डॉक्टर साहब ने कहा कि उसे हम ओजोन ट्रीटमेंट कह रहे हैं, जो एक लेटेस्ट ट्रीटमेंट है। और पाकिस्तान में डॉक्टर साहब बहुत सारी जगहों पर अपनी सर्विसेज दे रहे हैं। थैंक यू वेरी मच डॉक्टर साहब।